चौहान मेंशन में रुद्र अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर रुद्र राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है। गुस्से से तिल मिलाते हुए दिग्विजय जी अंदर आते हैं। दादाजी को अपने कमरे में ऐसे देख रुद्र हैरान होकर कहता है, दादाजी आप यहाँ, कोई काम था? दिग्विजय जी इस वक्त काफी गुस्से में थे, इसलिए वह रुद्र की बात का जवाब दिए बिना अपनी छड़ी उठाकर एक जोर की उसके पैरों में मारते हुए कहते हैं, मत कहो दादा मुझे, तुम जैसा बेदिल इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता और ना कौशल्या का बेटा हो सकता है। लोग तुम्हें पत्थर दिल मानते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया उनकी बात को। वहां तुम्हारी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसा पत्थर दिल इंसान को पाला, इस काबिल बनाया कि वह हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन रिश्तों की कदर करना नहीं सिखा पाया। माना कि तुम आन्या को अपनी पत्नी नहीं मानते, जिसके लिए मैंने अब तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी के नाते, ना सही इंसानियत के नाते तो उससे मिलने आना चाहिए था। रुद्र, आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रखा। रुद्र दिग्विजय जी की बात चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। रुद्र को शांत देख दिग्विजय जी का गुस्सा और भड़क गया। वह आदेश देने के लहजे में कहते हैं, रुद्र तुम आन्या को पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि वह तुमसे रिश्ता जोड़कर यहाँ आई है, जिस नाते वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज से अगर उसे एक भी खरोच आई तो समझ जाना कि दिग्विजय जी चौहान रुद्र राय चौहान के लिए मर गया। दिग्विजय जी के आखिर शब्द सुन रुद्र हैरान परेशान नजरों से उन्हें देखने लगा। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपनी बात कहकर जा चुके थे। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने आन्या के लिए उसे ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं। अभी तो रुद्र अपनी ही फीलिंग्स में उलझा हुआ था कि अब दादाजी का एक अलग फरमान जारी हो गया। रुद्र काफी परेशान हो गया दिग्विजय जी की बात सुनकर। उसे उस छड़ी के मार से ज्यादा दिग्विजय जी की बातें चुभ रही थी। वह वहीं सोफे में बैठ अपने जज्बात और दिग्विजय जी के फरमान को सोचता रह गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान आन्या का काफी ख्याल हॉस्पिटल में रख रहा था। हॉस्पिटल में सब दोपहर में वापस से आन्या से मिलने आए, लेकिन अभी आन्या की नजरें किसी को तलाश कर रही थी। शाम को डॉक्टर आन्या को चेक करने आए तो उसकी हालत काफी बेहतर थी। आन्या ने डॉक्टर से घर जाने की रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। शौर्य और रेहान ने डॉक्टर से परमिशन ली और साथ ही काफी सारे प्रॉमिस भी किए कि वह सब मिलकर आन्या का ध्यान रखेंगे। अभय और रेहान हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराकर आन्या को घर ले जाते हैं। कार जैसे ही चौहान में एंटर करती है कि आन्या के अंदर वापस से वह आ जाता है कि रुद्र उससे काफी गुस्सा होगा, इसलिए वह हॉस्पिटल नहीं आया। लेकिन साथ ही उसके जहन में अब तक कल रात की बातें चल रही थी कि आखिर वह बात उसके सपने में हुई या हकीकत। अगर सपना था तो उसने रुद्र को ही क्यों देखा, अपने पापा को देखती जिसके वह इतने करीब थी। आखिर रुद्र ही क्यों उसके दिल और दिमाग में हावी हुए जा रहा था। वह इसी उधेड़-बुन में थी कि उसके साइड का दरवाजा खोल रेहान अपना हाथ आगे कर काफी जेंटल वे में कहता है, भाभी अंदर चले। आन्या को अभी काफी वीकनेस थी, इसलिए रेहान उसे सहारा देकर अंदर ले जा रहा था। लेकिन हॉल में आते ही रेहान का फोन बजा। यह देख आन्या ने उससे आंखों में ही कहा कि वह ठीक है और खुद से चल लेगी। आन्या इशारा करते हुए जैसे एक कदम बढ़ाती है कि उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगता है। वह गिरने को होती है कि कोई झट से उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लेता है। या कोई और नहीं, आकाश जी थे। आन्या उन्हें देखती है और वह काफी प्यार से कहती है, अंदर चले। आन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आकाश जी संभाल कर आन्या को सोफे पर बैठाते हैं। वहीं रेहान यह सब देख उसकी आंखें नम हो गई। उसके डैड ने आज तक उसे नहीं ऐसे संभाला, लेकिन आन्या के प्रति वह प्यार देख उसके दिल को काफी खुशी मिल रही थी। आकाश जी आन्या को बैठाकर एक नौकर को जूस देने का इशारा करते हैं। वह नौकर जल्दी से जूस का गिलास लेकर आता है। आकाश जी खुद उस गिलास को देते हुए आन्या से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे खत्म कर दो। कितनी कमजोर हो गई हो, इसलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। आन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आखिर उसके इस घर में आए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। आज पहली बार आकाश जी ने ऐसा कुछ कहा। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार मिलता देख आन्या को आज अपने पापा की बहुत याद आ जाती है। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख आकाश जी घबराते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक हो?
आपको कहीं दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाएं? आन्या झट से ना में सिर हिलाती है तो आकाश जी सवालिया नजरों से उसे देखते हैं। तो आन्या जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती है, मुझे यह नहीं पीना है। आन्या की ऐसे बच्चों वाली हरकत देख रेहान झट से ग्लास आकाश जी के हाथ से लेते हुए आन्या के बगल में बैठ हक से कहता है, ऐसे कैसे नहीं पीना, आपको पीना होगा। आपने भी मुझे बहुत डांट डांट कर जूस पिलाया है, प्रोटीन शेक की जगह जूस दिया है। अब अपना सारा बदला निकालूंगा। आन्या उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, तुम मुझसे बदला लोगे? रेहान रेहान कहता है, हाँ, मौका भी आज ही मिला है। भाभी सो कम ऑन, जल्दी जल्दी पियो। आन्या को जूस पिलाकर रेहान सबको एक प्राउड स्माइल देता है। दिग्विजय जी और रेहान की वह खास खट्टी मीठी लड़ाई, तविश स्फूर्ति, सॉरी की मजेदार बातें, वहां सब हंसी खुशी एक दूसरे की खुशियां बांट रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी ठिठोली की आवाज बाहर तक जा रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज वह खुशियों की रौनक बन चुका था। रुद्र जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उसे भी यह सब देख एक अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार का आज असली मजा जो था वह धीरे कदमों से अंदर आता है। उसकी आहट से आन्या की नजरें खुद ब खुद सामने चली गई। उसने जैसे ही रुद्र को अपने सामने देखा, उसका दिल अचानक ही धड़क उठा। रुद्र की भी नजर आन्या से मिली। दोनों को एक साथ अलग ही एहसास हुआ, लेकिन आन्या को उस एहसासों के साथ रुद्र की पिछली रात की कही गई वह छूने वाली बातें याद आ जाती हैं। उसे खुद में एहसास होता है कि जिस पल को वह जीना चाह रही थी, उस पल की रुद्र के जिंदगी में कोई कदर नहीं थी। इसलिए आन्या अपनी नजरें उससे फेर लेती है, जिसे देख रुद्र के अंदर एक आह उठती है। रुद्र अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी दिग्विजय जी की नजर उस पर पड़ती है। वह अपनी कड़क आवाज में उसे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र आप कहाँ जा रहे हैं? सबकी नजर अब रुद्र पर पड़ती है। कोई कुछ कहता है, उससे पहले ही रुद्र ऊपर की ओर आंखों से इशारा करते हुए कहता है, दादाजी अपने कमरे में। दिग्विजय जी आन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप आन्या को भी अपने साथ ले जाएं, वह भी थक गई होगी। दिग्विजय जी की बातों में एक कड़क के साथ एक वार्निंग थी। रुद्र को अपनी सुबह की बात याद दिलाने की। रुद्र बिना सवाल के आन्या की ओर बढ़ जाता है। आन्या रुद्र के करीब आने से घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। दिग्विजय जी की प्यार उसे समझाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत है। देखिए, हॉस्पिटल से आने के बाद आप यहीं बैठे हैं। अब तक रुद्र बिल्कुल आन्या के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए आन्या एक और कोशिश करते हुए कहती है, नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊंगी, पक्का। रेहान मुझे खुद छोड़ देगा। दिग्विजय जी आन्या पर कुछ सख्ती करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी आप जिद ना करो। फिर रुद्र से कहते हैं, आप खड़े क्या हैं? रुद्र अपनी पत्नी को कमरे में ले जाए। दिग्विजय जी के बात सुन रुद्र झुककर आन्या को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे रुद्र के आन्या को गोद में उठाने से सहम जाती है और सीधा रुद्र के गले में लिपट जाती है। रुद्र बिना कुछ कहे आन्या को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। सब यह देख मन ही मन खुश हो रहे थे। आखिर दादाजी की सख्ती ही सही, लेकिन रुद्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आन्या और रुद्र के जाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। ऊपर आते ही आन्या धीरे से अपनी नजरें झुका कहती है, यहाँ दादाजी नहीं है, आप मुझे छोड़ सकते हैं। आन्या के यह कहते ही रुद्र के कदम रुक जाते हैं। वह अपना सिर नीचे कर आन्या को देखता है तो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। आन्या की यही छोटी छोटी बातें अब रुद्र को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स भी गुस्से जैसे लहजे में जाहिर करते हुए कहता है, अगर छोड़ना होता तो कब का छोड़ देता, लेकिन रुद्र राय चौहान एक बार किसी का हाथ थाम लेता है तो उसे छोड़ना नामुमकिन है। इतना बोल रुद्र सीधा अपने कमरे में चला गया। रुद्र की ऐसी उल्टी बातें सुन आन्या हैरान परेशान रुद्र को देखने लगती है। आखिर रुद्र है क्या जो उसकी समझ से परे है? कभी कुछ तो कभी कुछ। रुद्र आन्या को अपनी बाहों में लिए कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही वह बेड की तरफ कदम बढ़ाता है, आन्या उसे टोकते हुए कहती, आप मुझे यहीं उतार दे, मुझे फ्रेश होना है। आन्या की बात सुन रुद्र अपनी नजर एक बार फिर आन्या पर डालता है, लेकिन आन्या की नजरें अब रुद्र पर थी। रुद्र कुछ सोचकर आन्या को वैसे ही लिए बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। यह देख आन्या एक पल को शॉक हो जाती है, लेकिन रुद्र जब उसे वैसे ही लिए वॉशरूम में एंटर होता है तो हड़बड़ाते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे यहीं उतार दे, मैं मैनेज कर लूंगी। रुद्र आन्या को वॉश बेसिन के सामने उतारते हुए जेंटल वे में कहता है,
तुम इस हाल में नहीं हो कि खुद मैनेज कर सको, मुझे यहीं रुकना होगा तुम्हारी हेल्प के लिए। यह सुन आन्या शौक से रुद्र को देखने लगती है। वह मन में कहती है, इन्हें क्या हो गया है, ये ऐसे बेशर्मी से आज बातें क्यों कर रहे हैं, अब मैं इनके सामने कैसे फ्रेश हूँ। आन्या खुद की सोच में गुम हो जाती है। यह देख रुद्र समझ गया कि आन्या को उसके सामने फ्रेश होने में परेशानी है, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, वह आन्या को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। दादाजी ने जानबूझकर आन्या के लिए 24 आवर्स नर्स की असाइनमेंट नहीं की, क्योंकि वह चाहते थे कि आन्या का ख्याल रुद्र रखे। और इसी बीच रुद्र को अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाए और रुद्र एक नज़र आसपास देखकर पीछे पलट के कहता है, देखो तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने को। रुद्र का ऐसा अनोखा लहजा सुन आन्या को काफी बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर रुद्र का समय इतना ही कीमती है तो वह उसके पास रुक कर क्यों बर्बाद कर रहा है। आन्या इस हाल में नहीं थी कि वह कुछ कह सके रुद्र को, इसलिए वह चुप रहती है। वह रुद्र के अंदर नरमी भी एक कड़क भाव से बाहर आ रही थी। उसे अपने जज्बात जाहिर करने बिल्कुल नहीं आता था। वह आन्या की फिक्र के लिए रुका था, लेकिन यह बात वह ठीक से आन्या को जाहिर नहीं कर पा रहा था। रुद्र को जब एहसास हुआ कि अब तक आन्या नहीं गई तो वह भी अपने वैसे ही लहजे में कहता है, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं खुद तुम्हारी हेल्प करने के लिए जाऊंगा। रुद्र की यह बात सुन आन्या की आंखें फैल जाती हैं। वह जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इतना बोल आन्या जल्दी से वॉश बेसिन टैब ऑन कर हाथ मुंह धोने लगती है। डॉक्टर ने आन्या को शावर लेने से मना किया था, इसलिए वह खुद को गीले टॉवल से क्लीन करती है। शावर एरिया में जाकर बाथ क्लीनर लगाकर पूरी बॉडी साफ कर लेती है। रुद्र वॉशरूम में था, जिससे आन्या काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। आन्या ने अपने कपड़े उतार खुद को साफ कर लिया, पर जैसे ही उसकी नज़र शेल्फ पर जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि वह अपनी नाइट ड्रेस नहीं लाई और टॉवल भी गीला था और सामने रुद्र खड़ा था। यह सब देख आन्या असमंजस में पड़ जाती है। अब रुद्र से हेल्प लेने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह थोड़ा सा अपना सिर निकालकर रुद्र को कहती है, सुनिए। और रुद्र आन्या की आवाज़ सुन जैसे ही पलटने वाला होता है, आन्या खुद को छुपाते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, पीछे मत देखिए। आन्या के ऐसे कहने पर रुद्र रुक जाता है। जब रोकना ही था तो बुलाया क्यों? आन्या हड़बड़ाते हुए कहती है, जी हाँ, नहीं, वह मैं यहाँ, मतलब आन्या को ऐसे हकलाते हुए सुन रुद्र कहता है, अगर तुम्हारा हाँ नहीं जी वो का राग खत्म हो गया हो तो आगे भी कहो या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। आन्या रुद्र की धमकी सुन जल्दी से कहती है, नहीं, आप वहीं रहें, बस वह मेरी नाइट ड्रेस मुझे लाकर दे दें। जल्दी जल्दी में मैं भूल गई। आन्या की बात सुन रुद्र बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आन्या को तो आगे बताने का मौका तक नहीं दिया और रुद्र बिन आन्या की डोर खोलकर बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से एक नाइट ड्रेस उठाकर जल्दी से वॉशरूम में आता है और बिना आन्या को देखे उसे वह ड्रेस देते हुए कहता है, जल्दी करो, मेरे पास पूरी रात नहीं है। आन्या जब उस ड्रेस को देखती है तो शर्म से उसकी आंखें फैल जाती हैं। यह एक लाइट पिंक कलर की हॉट नाइटी थी, जिसे देखने से आन्या को शर्म आ रही थी तो पहनना दूर की बात है। आन्या कुछ देर उस नाइटी को देखती है, फिर हिम्मत कर जैसे रुद्र से कुछ कहती है। रुद्र फिर से आवाज आती है, जल्दी करो। रुद्र के फिर से कहने पर आन्या कुछ कह नहीं पाती और जल्दी से नाइटी पहन लेती है। उसे अब रुद्र के सामने जाने में शर्म आ रही थी। यह नाइटी शरीर रिवीलिंग थी। आन्या खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए जैसे बाहर आने वाली होती है, उसकी आंखों के सामने फिर अंधेरा छाने लगा। वह गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने जल्दी से आगे बढ़ उसकी कमर थाम ली। आन्या ने भी डर से अपना चेहरा रुद्र के सीने से टिकाकर उसकी शर्ट को कसकर होल्ड कर लिया। कुछ पल दोनों ऐसे रहे थे, तभी रुद्र की नज़र आन्या की नाइटी पर जाती है, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर काफी हद तक विजिबल था। आन्या काफी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र खुद को काबू करने की कोशिश करते हुए जल्दी से आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या ने अब तक अपना सिर रुद्र के सीने में छुपाए थी, जिसका एहसास रुद्र की धड़कन तेज कर रहा था। रुद्र जल्दी से आन्या को बेड पर लेटा देता है। आन्या ने अभी भी आंखें बंद कर रखी थी और उसे कस के पकड़ रखा था।
यह देख रुद्र उसके पास ही बैठ अपने दूसरे हाथ से आन्या के सिर पर हल्के से सहलाते हुए काफी नरमी से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रुद्र के कहने पर आन्या को होश आता है और वह जल्दी से उससे अलग होते हुए कहती है, कुछ नहीं। आन्या को अपनी हरकत और हालात दोनों पर शर्म आ रही थी, इसलिए वह जल्दी से रुद्र से मुंह फेर लेती है। पर रुद्र को आन्या की हरकत समझ नहीं आती। उसे आन्या का ऐसे खुद से दूर जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। आन्या जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करती है। रुद्र जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोल बाहर आता है, आन्या जल्दी से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। रुद्र ने इस वक्त शावर लिया था और फिर लोअर पहना हुआ था। वह एक टॉवेल से अपने बाल सुखाते हुए अपने दूसरे हाथ से फोन को चेक कर रहा था। आन्या धीरे से पहले अपनी एक आंख खोल जब सामने खड़े रुद्र को देखती है तो शर्म से अपनी आंखें झट से बंद कर लेती है, लेकिन वह जल्दी दोबारा अपनी दोनों आंखें खोल रुद्र को देखने लगती है। उसकी आंखें रुद्र परफेक्ट सिक्स पैक पर जाती हैं। वह इतना हॉट और हैंडसम लग रहा था कि आन्या उसमें कहीं खोने ही वाली थी। कुछ पल बाद रुद्र को जब किसी की आंखों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वह आन्या को देखता है, जो झट से अपनी आंखें बंद कर वापस से सोने का नाटक कर रही थी। रुद्र एक सवालिया अंदाज में कहता है, अगर तुम्हारा नाटक हो गया हो तो उठकर दवाई खा लो। आन्या झट से आंखें खोलती है। रुद्र उसे दवा देकर चुपचाप बेड के दूसरी साइड आ जाता है। जैसे ही बेड पर बैठने वाला होता है, आन्या ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए कहती है, आप यहाँ सोएंगे? रुद्र आन्या का सवाल सुन अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, बेड मेरा है तो मैं यहाँ नहीं तो कहाँ सोऊंगा? रुद्र के ऐसे कहने पर आन्या सामने पड़े सोफे को देखती है। रुद्र भी उसकी नजरों को फॉलो करता है, फिर सोफे को देख कहता है, भूल जाओ, मैं वहां नहीं सोने वाला। आन्या जल्दी से कहती है, मैं सो जाऊंगी, आप यहाँ सो जाएं। आन्या जैसे उठने वाली होती है कि रुद्र बेड पर बैठ उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे आन्या संभल नहीं पाती और रुद्र के सीने पर गिर जाती है। दोनों ही की सांसें इस पल काफी तेज हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के आलम में काफी सुकून मिल रहा था। रुद्र के हाथ जैसे ही आन्या को बाहों में जकड़ने को होते हैं कि आन्या झट से उससे अलग होकर कहती है, सॉरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, वह आपने गिरा दिया। आन्या के ऐसा कहने पर रुद्र अपनी दोनों भौहें उचकाते हुए उसे देखता है, जिसकी वजह से आन्या को रियलाइज होता है कि वह फ्लो में कुछ और ही बोल रही है। वह खुद को सुधारते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि वह बस गिर गई, सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करता हुआ सीधे लफ्जों में कहता है, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चुपचाप यहाँ सो जाओ। अन्या रुद्र की बात सुन मुंह बनाते हुए दूसरी साइड लेट जाती है। रुद्र भी अपना पिलो सही करने लगता है कि अन्या फिर बोल पड़ती है, आप ऐसे ही सोएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे? रुद्र अन्या का सवाल सुन खुद को देखता है। उसने अभी तक ऊपर कुछ नहीं पहना था। वह कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अन्या अनकंफर्टेबल होती है लेकिन बोलती नहीं और ना में सिर हिलाते हुए चुपचाप लेट जाती है। वह अपने मन में अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है, कहाँ फंस गई आन्या, तू पहले यह बॉयज हॉस्टल, फिर एक इनके साथ रूम शेयर करना पड़ा। वह तो ठीक था लेकिन इन्होंने आज आधे कपड़े पहने हैं, रोज तो हजार थान के कपड़े पहनते थे, और तो और इतने अमीर हैं पर फिर भी बिना कपड़ों के सो रहे हैं। उनके अंदर सच में कोई शर्म वर्म नहीं है। एक लड़की के साथ हुआ भी ऐसे पहले भी सोफे पर सोए थे, इन्हें अजीब बड़ा लग रहा है। अरे बेड पर ही सोना है तो मुझे तो सोफे पर जाने दें, पर नहीं, इन्हें तो आज ही सारी अच्छाई दिखानी है। माना बीवी हूँ लेकिन यह काफी अजीब है, कहीं यह रात को मेरे करीब आकर ऐसे वैसे। नहीं नहीं आन्या, यह क्या सोच रही है? या इतने भी बुरे नहीं है, माना गुस्से वाले हैं, अकड़ू हैं, पर ऐसे नहीं। आन्या ऐसे ही रुद्र के बारे में अपनी राय बना रही थी कि तभी रुद्र उसके करीब आ जाता है और आन्या के ऊपर आते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। यह देख आन्या की आंखें फैल जाती हैं। अपनी आंखें काफी बड़ी करके रुद्र को देख रही थी। अब रुद्र भी बिना किसी भाव के उसे देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। यह देख आन्या की सांसें ही अटकने लगी। वह ना कुछ बोल पा रही थी ना हिल पा रही थी। उसकी तो जैसे आवाज ही हलक में अटक गई थी। रुद्र काफी करीब बढ़ने लगा, इतना कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी।
आन्या रुद्र की सांस को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा कि रुद्र उसे किस करने के लिए उसके इतने करीब आ रहा है, लेकिन रुद्र एक पल आन्या को देख उसके साइड की लाइट ऑफ कर अपने साइड आ जाता है और सोते हुए कहता है, अपने ख्वाबों से बाहर आ जाओ और चुपचाप सो जाओ। रुद्र की आवाज से आन्या झट से अपनी आंखें खोल सबसे पहले अपने आसपास देखती है। रुद्र को अपनी जगह चैन से सोता देखकर चैन की सांस लेती है। झट से खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे आज रुद्र से अलग ही तरह का खौफ आ रहा था। रुद्र उसकी हरकत देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। कुछ पल के बाद आन्या अब जल्द ही दवाओं के असर से नींद के आगोश में चली जाती है। जब उसकी गहरी सांस रुद्र के कानों में पड़ती है तो रुद्र अपने साइड का लैंप जलाकर आन्या की तरफ देखता है और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर एक नज़र उसके प्यारे चेहरे को देख रुद्र आन्या को अपनी बाहों में जकड़ प्यार से उसके माथे को चूम कानों में मुस्कुराते हुए कहता है, गुड नाइट वाइफी। रुद्र की आवाज सुन आन्या नींद में ही कुनमुनाते हुए हल्का मुस्कुराकर रुद्र से लिपट जाती है और उसे टाइट हग कर लेती है। रुद्र भी उससे जकड़ लेता है। कुछ पल में आन्या के करीब होने से उसे भी सुकून की नींद आ जाती है। सुबह का वक्त चौहान मेंशन। आज मेंशन के रंग काफी बदले थे। किचन के बाहर सारे नौकर हैरान परेशान खड़े थे। तभी रेहान और तविश के साथ अभय अपने जिम से बातें करते हुए जा रहे थे कि तविश की नज़र किचन साइड में गई। वह अभय से कहता है, वहाँ क्या हो रहा है? तविश के ऐसे कहने पर अभय और रेहान की नज़र उस ओर गई। वह दोनों भी असमंजस में देखने लगे। घर के सारे नौकर किचन के बाहर काफी परेशान से खड़े थे और साथ ही किचन से बार बार कुछ आवाज आ रही थी। अभय उस सारे सर्वेंट को देख असमंजस में पूछता है, तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? अभय बोल ही रहा था, उससे पहले तविश की नज़र किचन में जाती है, जिसे देख वह काफी हैरान हो जाता है। वह दोनों के कंधे थपथपाते हुए सामने देखने को कहता है। रेहान और अभय एक नज़र उसे देख किचन के विंडो से अंदर देखते हैं। उनकी भी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि आज किचन में सर्वेंट की जगह आकाश जी खुद अपने हाथों से कुछ बना रहे थे। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वह काफी वक्त के बाद किचन में काम कर रहे हैं। आकाश जी के चेहरे पर परेशानी की जगह एक अलग ही चमक थी। रेहान को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर आकाश जी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हैं। आज तक तो कभी उन्हें ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा। रेहान तो शौक में था। उसने तविश को एक जोर की लात मारी, जिससे वह सीधा धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक आह निकल गई। रेहान जमीन पर तविश को देख वापस से आकाश जी को देख कहता है, इसका मतलब यह कोई सपना नहीं है। तविश रेहान की इस हरकत पर काफी गुस्सा हो गया था। साथ ही उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहता है, सपने और हकीकत में भरोसा करवाने के लिए तुझे हमेशा मैं मिलता हूँ। तुझे पता है कितनी जोर की लात मारी तूने मुझे? तविश की बात सुन रेहान दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मेरे मजनू, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने सुना है कि प्यार में डूबे को फिजिकल पेन नहीं होता। रेहान की बात सुन तुरंत जमीन से उठता है, लेकिन वहीं पीछे खड़ा अभय बोल पड़ता है, कैसा प्यार में डूबा आशिक? अभय की आवाज़ सुन दोनों को याद आता है कि वह वहाँ अकेले नहीं है और रेहान की बात सुन अभय अब तविश को ही शक भरी निगाहों से देख रहा था। इसलिए रेहान जल्दी से बात संभालते हुए कहता है, अरे भाई आप यह सब छोड़ो, यह सुबह सुबह आठवां अजूबा के बारे में सोचो। क्या आपने कभी उन्हें ऐसे किचन में देखा है पहले कभी? अभय भी सोचते हुए ना में सिर हिलाता है। तभी रेहान को किसी का ख्याल आता है। वह जल्दी से वहां से चला जाता है। अभय और तविश भी आकाश जी को काम करते देख हल्की स्माइल लेकर वहां से चले जाते हैं। वह रेहान जल्दी से गार्डन एरिया में आता है, जहां दिग्विजय जी काफी आराम से पेपर पढ़ सुबह के चाय के मजे ले रहे थे। रेहान उनके हाथ से कप और पेपर लेकर जल्दी से साइड में रख उनके सामने वाले टेबल पर बैठ सीरियसली कहता है, क्या दीनू बाबा आप यहाँ आराम से पेपर पढ़ रहे हो और वहाँ आज घर में आठवां अजूबा हो रहा है? रेहान की हरकत पर पहले तो दिग्विजय जी की भौं चढ़ जाती है, लेकिन बाद में उसकी बात सुन सवालिया नजरों से कहते हैं, क्या मतलब? रेहान कहता है, अरे आपको पता है दीनू बाबा,
आपके सुपुत्र को आज मैंने पहली बार कुकिंग करते देखा, वह भी लगन से। सारे नौकर तो को बाहर खड़ा कर दिया और खुद में लगे हैं। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पहले तो आश्चर्य होता है कि आकाश जी इतने सालों बाद किचन में, लेकिन बाद में उन्हें सब बातें कुछ समझ आने लगती हैं। इसलिए वह हंसते हुए कहते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है रेहान, आपको नहीं पता, लेकिन आपके पापा बहुत अच्छे कुक हैं। आपकी माँ को उनके हाथ का खाना काफ़ी पसंद था। जब आपकी माँ रूठ जाती थी या कभी बीमार होती थी, तब आकाश खुद से किचन में उनके लिए खाना बनाते थे। रेहान को अपनी मॉम डैड की बॉन्डिंग के बारे में सुन अच्छा भी लगता है और बुरा भी, क्योंकि उसकी वजह से ही उनकी यह बॉन्डिंग अधूरी रह गई और अपने पिता के इतना गलत बोलने पर अब रेहान के दिल में भी यही एक मलाल रह गया कि उसकी माँ की जान उसकी वजह से गई। लेकिन दिग्विजय जी और रुद्र के कहने पर वह इस बात को अपने मन के कोने में दबा ली थी। रेहान उदास सा कहता है, तो आज वह किसके लिए बना रहे हैं माँ? तो इतना कहकर रेहान चुप हो गया। उससे कुछ कहा नहीं गया। दिग्विजय जी रेहान की तरफ देखते हुए, जो अपना सिर नीचे कर काफी उदास लग रहा था, दिग्विजय जी उसके सिर पर प्यार से हाथ रख कहते हैं, तुम्हारी माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके जैसा कोई यहाँ आ गया है जिससे आकाश ने खुद आगे बढ़कर बेटी का रिश्ता जोड़ा है। इसलिए वह आज अपनी बेटी के लिए कुकिंग कर रहा है। वह बीमार है ना? दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर रेहान दर्द भरी मुस्कान बिखेर कहता है, दादाजी भाभी कितनी लकी हैं, उन्हें कुछ महीनों में ही उनका प्यार और अपनापन मिल गया जिसके लिए मैं बचपन से तरसता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाभी के लिए, उनके आने से सबकी ख्वाहिशें पूरी हो गई और यह बात भाई को भी जल्दी से एहसास हो जाए। इतना बोल रेहान वहाँ से चला गया। रेहान इस वक्त काफ़ी मिक्स इमोशन से गुजर रहा था। उसने भी काफ़ी कोशिश की आकाश जी उसे अपना लें, लेकिन वक्त के घाव इतने गहरे होते गए कि उस छोटे से रेहान की कोशिश कहीं दबकर रह गई। दिग्विजय जी रेहान के इमोशन समझ रहे थे, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकते थे। बस यह भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वक्त 8 बजा रहा था। अन्या अभी बेड पर रुद्र से लिपट कर सो रही थी। रुद्र ने भी उसे मजबूती से बाहों में भर रखा था। दोनों ही काफी सुकून और गहरी नींद में सो रहे थे। रुद्र वक्त का इतना पावन था, आज वह भी वक्त को छोड़ आन्या के करीब सुकून पा रहा था। सुकून वह जिसे उसने अपनी पूरी भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं मिली। आन्या की नींद कुछ कुनमुनाती है और वह रुद्र को छोड़ नींद में ही पलटी, जिसके एहसास से रुद्र नींद में ही आन्या की कमर पकड़ खुद के काफी करीब चिपक कर वापस सो जाता है। आन्या की नींद कुछ पल में धीरे धीरे खुलती है। वह अपने पलके झपकाए हुए एक लंबी सांस लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह किसी मजबूत और भारी चीज से कसी हुई है। आन्या हिलने की कोशिश करती है। उसकी नजर खुद के नीचे तकिया की जगह किसी की मजबूत बाहें पड़ जाती हैं। यह देख वह धीरे से अपने पीछे पलटी है तो उसकी नींद रुद्र के चमकते हुए चेहरे पर पड़ती है। आज आन्या ने रुद्र को इतने करीब से पहली बार देखा था। फोरहेड जिस पर अभी उसके बाल बिखरे हुए थे, दो मोतियों जैसी आंखें जो अभी बंद थी, पर उसकी पलकें काफी खूबसूरत थी, लंबी और तीखी नाक जिस पर गुस्सा राज करता है, और साथ ही उसके हल्के गुलाबी पतले होंठ जो इस वक्त काफी उसे अट्रैक्टिव लग रहे थे। आन्या रुद्र के चेहरे की ओर अट्रैक्टिव हो जाती है। उसके नजदीक उसमें कहीं खो सी गई। वह उसे खोए हुए अंदाज में धीरे धीरे उसे छोड़ दे, पर वह जैसे ही उसके होठों को छूती है कि अचानक रुद्र की आंखें खुल जाती हैं और आन्या का हाथ झटके से पकड़ उसे देखता है। आन्या और रुद्र के रिएक्शन से हैरान होकर काफी घबरा जाती है। वह हड़बड़ाते हुए जैसे उठने की कोशिश करती है। रुद्र उसे खींचता है, जिससे आन्या सीधा उसके सीने पर गिर जाती है। आन्या के होंठ इस वक्त तो रुद्र के चेस्ट और नेक के बीच टच हुए, जिससे रुद्र को अपने पूरी बॉडी में एक सनसनी सी महसूस हुई। आन्या इस वक्त काफी घबरा गई थी, क्योंकि वह रुद्र के इतने करीब थी। यह सब उसके लिए शर्म से भरा था। आन्या धीरे अपना सिर उठाती है तो उसकी नजर रुद्र के काले घेरे आंखों से मिलती है। आन्या इतनी घबराई थी कि उसके मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे थे। वह सहमी सी बस उसे देख रही थी। रुद्र अपनी आईब्रो उचकाकर कहता है,
क्या कर रही थी तुम? रुद्र का सवाल सुन आन्या को खुद की हरकतों पर शर्म हो रही थी। वह अटकते हुए कहती है, वह मैं कुछ भी नहीं। रुद्र आन्या की बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है, सच्ची? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आन्या रुद्र के सवाल सुन अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं आपको नहीं देख रही थी। आन्या फ्लो फ्लो में खुद कबूलना रुद्र के चेहरे पर छोटी स्माइल ले आता है, लेकिन आन्या की नज़र उस पर ना होने की वजह से वह नहीं देख पाती। तभी कुछ सोच और रुद्र आन्या का हाथ छोड़ अपने दोनों बाजू की पकड़ उसके कमर पर कसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। आन्या ऐसे बाहों में जकड़ने से कुछ सकपका गई थी। वह उसकी आंखों में देख जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र अपनी भौं चिढ़ाते हुए कहता है, तो फिर कैसा है? आन्या रुद्र के ऐसे कहने पर अपने होठों को छोटे से पाउट में बदल कुछ सोचने लगती है कि अब क्या जवाब दे। रुद्र के हाथ अब उसके होंठ पर जाते हैं तो उसको उसे चूमने का दिल करता है। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है। इस बात से बेखबर आन्या अपनी बातों को सोच रही थी, पर जैसे ही उसकी नज़र रुद्र के आगे बढ़ने पर गई तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने भी आन्या के चेहरे को देख मुस्कुरा दिया, पर जैसे ही वह उन होठों को छूता है कि तभी रुद्र के रूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा, जिससे रुद्र का ध्यान भटका और उसकी पकड़ आन्या पर कुछ ढीली पड़ गई। आन्या ने भी उस आवाज से जैसे होश में आई, वह हड़बड़ाते हुए जल्दी से फिर से वॉशरूम में भाग गई। रुद्र तो बस वह देखता ही रह गया। उसने अपनी खाली बाहें और अधूरी ख्वाहिश देख दरवाजे पर खड़े इंसान पर काफी गुस्सा आ रहा था। दरवाजा वापस से खटखटाने की करने की आवाज से वह गुस्से में बेड से उठता है और अपने चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा लिए झटके से दरवाजा खोलता है। सामने रेहान को देख अपनी मुट्ठियां कस लेता है ताकि गुस्से को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसके चेहरे के भाव रेहान से छुप नहीं पाते, जिसे देख रेहान कुछ डर सा जाता है। वह डरते डरते ही कहता है, आर यू ओके भाई? रुद्र रिलैक्स सा सिर्फ देख पूछता है, तुम मुझे यह पूछने सुबह सुबह मेरे कमरे में आए हो? रुद्र की बात सुन रेहान आश्चर्य से आगे बढ़ उसका माथा छूता है तो रुद्र अपने कदम पीछे हटाते हुए उसकी अजीब हरकत को घूरता है। रुद्र के एक्सप्रेशन पर ज्यादा न देते देते हुए रेहान फिक्र से कहता है, भाई अब तो मुझे सच्ची आपकी फिक्र हो रही है। आप सुबह 8 बजे को सुबह कह रहे हो, आपकी तो 4 बजे ही सुबह होती है। क्या बात है भाई, आज तो आप जिम तक नहीं आए? फिर एक नज़र रुद्र के हालत और बेड को देख कहता है, और आपको देख लग रहा है कि आप अभी सोकर उठे हो। रेहान की बात सुन रुद्र को रियलाइज होता है कि आज सच में वह काफी ज्यादा देर तक सो गया, जो नॉर्मल ही तो कभी नहीं होता। फिर उसके जहन में आन्या का हाथ आता है, जिसकी वजह से फुर्सत से इतनी अच्छी नींद आई। वह सुकून से मन ही मन मुस्कुरा देता है, लेकिन वो रेहान के कोई सवाल का जवाब न देते हुए उसे घूर कर कहता है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो तुम जा सकते हो। इतना बोल रुद्र रेहान को बाहर जाने का इशारा करते हुए दरवाजा बंद करने को कहता है कि रेहान फुर्ती से कमरे के अंदर एंटर कर आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे भाई मैं आपसे मिलने थोड़ी आया था, मैं तो अपनी भाभी को ब्रेकफास्ट के लिए ले जाने आया था। उनके लिए एक सरप्राइज है। वैसे भाभी कहाँ है? रेहान अपनी बात कंप्लीट कर चारों तरफ से कमरे में नजर दौड़ाता है। रुद्र को रेहान का ऐसे सुबह सुबह आन्या के बारे में पूछना और साथ ही उसके वजह से उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाना याद आता है। वो रेहान से कुछ चिढ़ते हुए स्वर में कहता है, वह कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तुम्हें उसे नाश्ते के लिए लेने आना पड़े। अभी वॉशरूम में है, जब आएगी तो मैं कह दूंगा। अब जाओ। रुद्र अपनी बात कर रेहान को जाने का इशारा करता है। रेहान को रुद्र का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। वह मुंह बनाते हुए कहता है, अरे भाई मुझे पता है भाभी बच्ची नहीं है, लेकिन बीमार हैं, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। और आज आपको क्या हुआ? आप तो मुझे आज कमरे से ही फेंकने के मूड में हो। रुद्र जो कब से अपने सब्र का बांध रखता है, इसलिए रुद्र बिना कुछ कहे रेहान का हाथ पकड़ उसे कमरे से निकाल कहता है, तुमने सही कहा,
इतना बोल वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। रेहान तो शॉक रह जाता है। वैसे यह रेहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रुद्र पहले भी ऐसा कर चुका था। जब भी रेहान अपने बकवास से रुद्र को परेशान करता, तो रुद्र उसे ऐसे ही कमरे से निकाल देता है। आज के रुद्र के बिहेवियर में कुछ अलग ही भाव थे, जिसकी वजह से सोच में डूब गया और वैसे भी वहां से चला गया। रुद्र रेहान को कमरे से निकाल एक चैन की सांस लेता है। वह वॉशरूम की तरफ देखता है, जहां से अब तक आन्या बाहर नहीं आई थी। वह कुछ करता उससे पहले ही उसका फोन वाइब्रेट भी होता है, जिसे देख वह अपने फोन की तरफ बढ़ जाता है और अपने फोन को चेक करते हुए खिड़की की तरफ जाता है, तो उनमें एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, बॉस काम हो गया, अप टू 7 डेज। यह पढ़ रुद्र के चेहरे पर एक साथ मुस्कान आ जाती है। वह किसी को कॉल करता है। उधर से 2 रिंग में ही फोन उठ जाता है। रुद्र अपने रौबदार आवाज में कहता है, वेल डन रिवान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब होगा टिट फॉर टैट। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। रिवान भी अपने बॉस के मुंह से तारीफ सुन खुशी से थैंक यू कहता है। रुद्र जल्दी से किसी की तारीफ नहीं करता था, अगर करता है तो वह सच में उसके काबिल होता है। रुद्र रिवान से कुछ और जरूरी बातें करता है कि तभी उसके कानों में वॉशरूम के दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसे सुन पीछे पलट कर देखता है। आन्या इस वक्त नहाकर बाहर आ रही थी। आज उसने साड़ी नहीं बल्कि एक सफेद रंग का अनारकली सूट पहना था और साथ ही काफी खूबसूरत सा लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। आन्या खुद को संभाले आ रही थी, इसलिए उसका ध्यान रुद्र पर नहीं था, लेकिन रुद्र का ध्यान अब तक उस पर ही अटका हुआ था। अब रिवान फोन पर क्या बोल रहा है उसे खुद होश नहीं था। आन्या खुद को संभाल मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को संवारने लगती है। रुद्र तो आन्या में ही खोया था। वह जानता था कि वह आन्या के तरफ काफी ज्यादा खींचा जा रहा था, जिसकी वजह वह अब तक नहीं सुलझा पाया था। कुछ मिनटों के बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है, तो उसकी नजर बेड पर अपने हाथों को देखती हुई आन्या पर जाती है, जो कुछ परेशान नजर आ रही थी। रुद्र अपने वैसे ही बिना किसी भाव लिए पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रेहान ने तुम्हें नीचे बुलाया है नाश्ते के लिए। रुद्र की आवाज सुन आन्या उसकी तरफ देख काफी मासूमियत से अपना हाथ आगे कर कहती है, वह मेरे हाथों की पट्टी खुल गई और अब बंध नहीं रही है। रुद्र भी आन्या के हाथों को गौर से देखता है, फिर आगे बढ़ उसके बगल में बैठ मेडिकल बॉक्स से दवा निकालता है और काफी आहिस्ता से आन्या को दवा लगाकर उसमें पट्टी करता है। आन्या अपने हाथों की जगह सिर्फ रुद्र को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यह इंसान चीज क्या है। कुछ पल में गुस्सा, पल में ही नफरत, पल में ही केयर और पल में अपने बातों से इतना तकलीफ पहुंचाता है, जीने तक इच्छा मर जाती है, लेकिन पल में उसका एहसास उसे खुद हौसला देता है। आन्या रुद्र को समझ नहीं पा रही थी। रुद्र अपनी कोई फीलिंग्स जाहिर नहीं करता सिवाय गुस्से और नफरत के, लेकिन उसके नफरत और गुस्से में भी एक अजीब सी कशिश थी। वह उसे खुद की तरफ खींच रही थी, पर क्या इस बात से आन्या भी अनजान थी? रुद्र को बिना देखे दवा लगाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आन्या सवालिया नजरों से उसे देखती है, तो रुद्र उसे पकड़ने का इशारा करता है। उसकी आंखों में एक फिक्र दिखाई दे रही थी, जो आन्या को अपनेपन वाली फीलिंग दे रही थी। आन्या भी बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेती है। रुद्र उसको संभाल कर नीचे ले आता है। अब भी उसे काफी रिकवर होने में वक्त था। वहीं डाइनिंग एरिया में रेहान आज टेबल पर रखे 4 अलग-अलग बाउल ही कब से देख रहा था। उस बाउल की डिश इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खुशबू पेट में भूख की दस्तक देने लगी। रेहान तो काफी उतावला हुए जा रहा था, लेकिन वह उसको खा नहीं पा रहा था। यह उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भाभी के लिए स्पेशली बनाई गई थी और यह आकाश जी ने खुद बनाया था। तभी अभय रेहान की चेयर पर बैठते हुए कहता है, क्या हुआ रेहान, तुम भाभी को लेने गए थे ना, लेकिन क्यों लेकर नहीं आए? अभय की बात सुन रेहान
को रुद्र की हरकत याद आ गई। वह मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ गया तो था, लेकिन भाई ने भाभी से मिलने से पहले ही मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया। काफी अजीब बिहेव कर रहे थे भाई। उन्हें देख तो ऐसे लग रहा था कि मैंने उनकी काफी कीमती चीज ली है। और तो और वक्त से पहले उठने वाला इंसान आज वक्त के साथ सो रहा था। मैंने कभी भी भाई को ऐसे नहीं देखा। रेहान अपने सुध में बोले जा रहा था। वहीं उसकी बात सुन अभय आश्चर्य से उसे देख रहा था और वहीं उसके बगल में बैठा शौर्य मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रेहान के सिर पर एक थपली देते हुए कहता है, अरे भाई, इससे पहले कभी तेरे भाई की शादी नहीं हुई थी। अब न्यू मैरिड कपल को सुबह ही डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। इतना बोल सॉरी जोर से उसका गाल खींचता है, जिससे रेहान की दर्द भरी आह निकल गई। वह सॉरी के हाथों से अपना गाल छुड़ाकर कहता है, अरे सॉरी भाई, भाई की शादी को 3 महीने होने को आए हैं, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर सॉरी। रेहान की बात सुन उसका मजाक उड़ाने के लहजे में कहता है, अरे मेरे मुन्ना, भले ही शादी को 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है। तभी अभय की नजर सामने पड़ी तो वह सामने देखते हुए कहता है, शुरुआत तो लगती है, तब की हो चुकी है, झलक हमें अब दिख रही है। यह बोलते हुए अभय सबको सामने देखने का इशारा करता है, जहां रुद्र आन्या का हाथ थामे काफी संभाल कर ला रहा था। दिग्विजय जी भी उन्हें साथ देख काफी खुश थे। दिग्विजय जी आन्या को अपने पास बैठाते हुए रुद्र भी आन्या के बगल में बैठ जाता है। तभी नौकर आगे बढ़ आन्या को खाना परोसते हैं। उससे पहले आकाश जी खुद आगे बढ़ आन्या की प्लेट में खाना परोसते हुए कहते हैं, बेटा यह सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। आकाश जी की बात सुन आन्या काफी आश्चर्य से उन्हें सिर उठाकर देखती है, लेकिन पल भर में उनकी आंखों में देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे आज आकाश जी में अपने पापा की छवि नजर आ रही थी। उसके घर में भी जब भी वह बीमार होती थी तो उसके पापा भी उसे इतने ही प्यार से खाना खिलाते थे। वह पल आन्या के लिए काफी कीमती हुआ करता था और वैसा ही पल उसे इस घर में जीने को मिल रहा था। आन्या के लिए काफी इमोशनल और कीमती पल था। आकाश जी आन्या की आंखों में नमी देकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आप बिना मेरे हाथों का खाना टेस्ट किए ही रो दी। क्या आपको अपने डैड पर भरोसा नहीं है कि वह अच्छा खाना बना सकते हैं। आन्या उनकी बात सुन जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं डैडी, ऐसी बात नहीं है, वह तो बस आज आपको देख पापा की याद आ गई। वह भी मेरे लिए ऐसा ही किया करते थे, पर आपकी तरह कुकिंग नहीं कर सकते थे। इतना बोल आन्या गम में भी मुस्कुरा दी। आकाश जी खुद अपने हाथों से आगे बढ़ आन्या को खिलाते हैं। उनका प्यार और अपनापन आन्या के लिए सच्चा था। रेहान को खुशी थी, आखिर उसे नहीं तो किसी और को वह सब मिल रहा था। सब आकाश जी का इतना बदला बिहेवियर देख सब कुछ हैरत में थे। वहीं रुद्र बिना किसी भाव के देख रहा था। सब कुछ वह आन्या को देख मन ही मन कुछ और सोच रहा था। आन्या की बातें अभी उसके दिमाग में घूम रही थी। खाने के बाद रुद्र बिना किसी को बताए साइड में जाते हुए किसी को कॉल करते हुए कहता है, चेंज ऑफ प्लान। क्या चल रहा था रुद्र के दिमाग में, क्या था नया प्लान, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।